In the figure, R1 by R2 is equal to 4. If we add a lamp as on the figure, the current through R1 will increase by delta I is equal to 0.1 एम्पियर. फाइंड द करंट थ्रू द लैम्प. ये जो लैम्प यहाँ पे लगाया गया है इन दोनों टर्मिनल्स पे, उसमें कितना करंट जाएगा ये पूछा जा रहा है. तो इसका मैं एक सिंपलिस्टिक डायग्राम बना देता हूँ. तो इनिशियली डायग्राम कुछ इस तरीके का था. दिस वाज R1 एंड दिस वाज R2. और उसके बाद में इसके अंदर एक यहाँ पर लैम्प या फिर ऐसे कह लीजिए एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया. तो इसके बाद का जो डायग्राम है वो डायग्राम मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ. तो दिस इज़ द न्यू डायग्राम. अब क्या चेंजेस आ रहे हैं इसमें. तो पहले यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो R1 प्लस R2 था. R1 में R2 ऐड हो रहा था और यहाँ पर अब ये पैरेलल में R2 R3 आ गए. तो पैरेलल में R2 R3 आने की वजह से क्या हुआ होगा कि R2 इनसे जो रिजल्टेंट आता है वो इन दोनों से कम आता है. इनका जो रिजल्टेंट आता है वो R2 R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R3 आता है. और ये जो रिजल्टेंट होता है वो R2 से कम होता है, R3 से भी यहाँ पर ये कम होता है. तो R1 में जो ऐड हो रहा है वो ये ऐड हो रहा है जो कि R2 से कम है. तो R इक्वलेंट जो सर्किट का वो यहाँ पर डिक्रीज़ कर गया और उससे सर्किट में जो करंट है वो यहाँ पर इंक्रीज़ कर चुका है. तो करंट इंक्रीज़ कर चुका है तो इसका मतलब बैटरी से जो करंट आ रहा था वो इंक्रीज़ कर गया. तो इंक्रीज़ किया तो वही करंट इस R1 में भी जा रहा है. तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि करंट जो है वो 0.1 एम्पियर इतने अमाउंट से इंक्रीज़ कर जाता है. अब इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाए. तो हमें रेशो दिया गया है. जो R1 है सपोज़ अगर वो 4R है तो R2 R के बराबर है. दिस इज़ लेट्स से 4R एंड दिस इज़ इक्वल टू R. मैं इसमें करंट अगर I1 मान लूँ यहाँ पर और सपोज़ इसमें करंट अगर I2 मान लूँ तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, अगर आप KVL लिखोगे तो यहाँ पर एक तरीके से जो सोर्स है हमारे पास में EMF का वो ये बैटरी है. तो बैटरी जितना प्रोवाइड करेगी उतना इस पे और इस पे मिला करके ड्रॉप आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ KVL की तो उससे आएगा V इज़ इक्वल टू, पहले जैसे मान लीजिए I करंट फ्लो कर रहा था तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2. तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ऑन रेजिस्टेंसेस और ये हो गया यहाँ पर जो EMF है बैटरी का वो. और इसमें बस एक सिंगल लूप था. अगर भी यहाँ पर भी अगर मैं एक लूप इस तरीके से लूँ, ये लूप ले लूँ, तो इस लूप में आप वापस से देखोगे कि जब आप KVL लिखोगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन, तो V इज़ इक्वल टू अभी भी उसी तरीके का आएगा R1 I1 प्लस R2 I2. यानी कि इन दोनों पे मिला करके जो ड्रॉप हो रहा है वो अभी भी यहाँ पर V के बराबर ही होना चाहिए. अब ऑब्वियस है कि यहाँ पर ड्रॉप बढ़ गया है क्योंकि इसमें करंट बढ़ चुका है. तो करंट अगर बढ़ गया तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया है. जितना यहाँ बढ़ा है उतना यहाँ पे घटना चाहिए, तभी तो दोनों पे मिला करके पोटेंशियल अभी भी उसके बराबर रहेगा, V के बराबर रहेगा यहाँ पर. तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें यहाँ पर कंक्लूज़न है कि इसमें जितना पोटेंशियल बढ़ा है उतना पोटेंशियल यहाँ पर घटना चाहिए. इससे हम ये निकाल सकते हैं कि इसमें करंट में कितना चेंज आया है, जो इसमें करंट में चेंज हुआ R2 में वो कितना है यहाँ पर. तो आप चाहो तो इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हो इसमें कि इसको अगर मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये हो गया 0. ये R1 डेल्टा I1 हो जाएगा प्लस R2 डेल्टा I2 हो जाएगा यहाँ पर. तो R1 की जो वैल्यू है उसको मैं 4R यहाँ पर लिख देता हूँ और डेल्टा I1, तो डेल्टा I1 इज़ 0.1 पॉजिटिव बढ़ा है यहाँ पर. R2 को R लिख देते हैं और डेल्टा I2 ये कैलकुलेट करना है मुझे कि डेल्टा I2 कितना है. तो डेल्टा I2 फ्रॉम हियर विल बी माइनस 0.4 एम्पियर. यानी कि इतने अमाउंट से करंट इसमें कम हुआ है. माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें प्लस हुआ है तो इसमें माइनस होना चाहिए, तभी बराबरी हो पाएगी, यहाँ पर बैलेंस बना रहेगा. ये सब लिखे बिना भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते थे कि ऐसा होना चाहिए. जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0.1 के अमाउंट से एक तरीके से करंट बढ़ा है. तो 0.1 के अमाउंट से अगर करंट बढ़ा है यहाँ पे तो पोटेंशियल कितने के अमाउंट से बढ़ गया. तो 0.1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 0.4. तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 के अमाउंट से बढ़ा है. यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 के अमाउंट से कम होना चाहिए. तो 0.4 के अमाउंट से कम होना चाहिए. 0.4 का मतलब है 0.4 इंटू R के अमाउंट से पोटेंशियल यहाँ पर कम होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि R तो आ गया यहाँ पे और 0.4 का करंट होना चाहिए. इसका मतलब तो 0.4 एम्पियर का करंट चेंज होना चाहिए मल्टीप्लाइड विथ R. तो जितना यहाँ बढ़ा उतना यहाँ पर घटा. यानी कि इसको ऐसे लिख सकते थे कि इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये इतने अमाउंट से यहाँ पर चेंज हो गया. अब मैं सीधे मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर सकता हूँ. अगर मुझे यहाँ पे एक आइडिया लग गया है कि एक घटना और एक बढ़ना हो रहा है यहाँ पर इसमें. दूसरे में डेल्टा I2 इंटू R इस तरीके से लिख सकते थे इसको. और उससे डेल्टा I2 यहाँ पर अपने आप ही चला आता. ये डेल्टा I1 0.1 और 4 0.4.
ये जस्ट मैंने मैग्नीट्यूड वाइज कैलकुलेट किया, फिर मुझे पता होता है कि यहाँ पर ये घटा होगा तो मैं बोल देता है कि 0.4 से यहाँ पे करंट कम हुआ है। तो ये अपने अपने अंडरस्टैंडिंग है, कोई चाहे तो डायरेक्ट इस तरह से इक्वेशन लिख करके आंसर ला सकता है, कोई चाहे तो प्रॉपर इस तरीके से लिखे और फिर उसमें अब ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इसके बाद में आगे हमें कैलकुलेट करने कि लैंप में कितना करंट जाएगा, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि मान लो पहले करंट आई फ्लो कर रहा था इसमें, अब जो करंट यहाँ फ्लो करेगा वो आई प्लस 0.1 हो जाएगा, और ये जो I2 है वो आई पहले का जो करंट था आई माइनस 0.4 एम्पियर हो जाएगा। और इसमें सपोज़ करंट अगर I3 जाता है तो आप यहाँ पे जंक्शन लो लिख सकते हो। तो जंक्शन लो के अकॉर्डिंग I3 ये आउटगोइंग करंट है, I2 भी आउटगोइंग करंट है, तो ये दोनों आउटगोइंग करंट और ये हो जाएगा इनकमिंग करंट I1। तो I1 की वैल्यू कितनी है, I प्लस 0.1 एम्पियर। तो इनिशियली करंट मैंने यहाँ पर इसमें I एज्यूम कर लिया, और I एज्यूम करने के बाद में यहाँ पर इसमें 0.1 बढ़ा दिया और यहाँ पे 0.4 कम कर दिया, और फिर यहाँ पे जंक्शन लो अप्लाई कर लिया। तो ये दोनों आउटगोइंग करंट है और ये इनकमिंग करंट है, दोनों साइड से I कैंसिल हो जाएगा, माइनस 0.4 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो I3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो इतना करंट यहाँ पर लैंप में गया होगा, 0.5 एम्पियर आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा रास्ता भी यहाँ पर इस तरीके से सोचा जा सकता है, वह सोचने का तरीका है जस्ट यहाँ पर ये कि लेट्स से कि जो सर्किट है वो हमारा इस तरीके का है कुछ, ये पहले से ही ऐसा था, ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि हमारा सर्किट पहले से इस तरीके का था और करंट ऐसे पास हो रहे थे I1, I2, I3। तो करंट वर लाइक दिस। अगर सारे रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट करंट फ्लो होता रहेगा, कुछ चेंज आएगा नहीं फिर यहाँ पर। और सपोज़ मैं यहाँ पर R3 को चेंज करने लग जाता हूँ, R3 को चेंज करने लग जाते हैं, ये वेरिएबल का साइन हो गया कि R3 इज़ वेरिएबल। लेकिन ये इक्वेशन तो हमेशा वैलिड रहेगी कि किसी भी मोमेंट पे जो यहाँ पे I3 होगा वो I3 हमेशा I1 माइनस I2 के बराबर होगा फ्रॉम जंक्शन लो। जंक्शन लो से हमेशा यहाँ पर ये चीज़ लिखी जा सकती है कि I3 इज़ इक्वल टू कितना यहाँ से करंट आ रहा है, उसमें से I2 यहाँ चला गया और I3 इसमें चला जाएगा, तो I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2। फिर आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि इसका डिफ्रेंशिएशन अगर कर दिया तो ये हो जाएगा, ये आप डिफ्रेंशिएशन कह लीजिए या फिर I3 डैश I1 डैश I2 डैश और उन दोनों को आपस में माइनस कर लीजिए कि बाद में I3 डैश हो गया, I1 डैश हो गया, I2 डैश हो गया यहाँ पर, और इनको अगर मैं आपस में माइनस कर लूँ तो इस तरह की क्वेश्चन हो जाएगी। I3 डैश माइनस I3 कर दिया तो डेल्टा I3 हो जाएगा। तो ये चेंजेस के टर्म से मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिखा है इन टर्म्स ऑफ चेंजेस। डेल्टा I1 यहाँ पर कितना है हमारे पास में, तो डेल्टा I1 इज़ 0.1 प्लस के साथ, डेल्टा I2 हमारे पास में कितना है ये मैंने पहले कैलकुलेट किया था, उसी का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास है माइनस के साथ 0.4। तो जो डेल्टा I3 है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। लेकिन ये करंट की वैल्यू नहीं है, ये चेंज की वैल्यू है कि पहले और अब में जो चेंज हुआ है, यानी कि I3 फाइनल माइनस I3 इनिशियल है ये, दिस इज़ I3 फाइनल माइनस I3 इनिशियल। अब यहाँ पर आप इनिशियल अगर आप देखो तो इनिशियली इसमें कोई करंट नहीं था, ठीक है, इनिशियली यहाँ पे कोई करंट नहीं था इसके अंदर। तो अगर मैं कुछ इस रेजिस्टेंस को ऐसे कन्वर्ट कर दूँ कि इसमें कोई करंट ही ना रहे इनिशियली, तो इसका मतलब है कि ये पहले किसी रेजिस्टेंस में करंट तब नहीं होता है जब उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। जैसे जो भी करंट यहाँ पे आता है तो वो डिवाइड होता है, कुछ इसमें जाता है कुछ इसमें जाता है, और रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में जाता है वो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कुछ ऐसा बोल देते हैं कि पहले हमने इनफाइनाइट ले रखा था इसका रेजिस्टेंस, और इसलिए इसमें कोई करंट नहीं जा रहा था, पूरा करंट I1 और इसमें भी I1 के बराबर करंट फ्लो हो रहा था अगर ये इनफाइनाइट था। तो मैं R3 की जो इनिशियल वैल्यू है उसको मैं इनफाइनाइट यहाँ पर रख देता हूँ, जिससे कि जो I3 इनिशियल है वो एक तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो I3 इनिशियली वाज 0 और I3 फाइनल की वैल्यू फिर सिंपली यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0.5 एम्पियर के बराबर। तो मैंने R3 की एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर दी, और वो स्पेसिफिक वैल्यू कुछ इस तरीके की थी जिससे कि I3 इनिशियल 0 हो गया, हमारे जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन की डेटा के साथ मैच कर गया वो, उससे हम I3 फाइनल यहाँ पे कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि I3 फाइनल यहाँ पे फिर इतना हो जाएगा।